पॉकेट नहीं गया यार। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ा था कैपेसिटर। एम आई ऑडिबल? प्लीज रिप्लाई, इज इट ऑडिबल टू एवरीवन? पेन दीजिएगा जो बोलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जल्दी बताओ। क्या सुनाई दे रहा है? बोलो। नहीं, एक और पतला सा वहां पे होगा। एक मिनट देखता हूँ, पेन कहीं है, मिल नहीं रहा है। मेरा फोटो क्लीन नहीं है? अच्छा, ये इज इट ओके नाउ? अब सही है? अब सही है? बोलो। सही है, ओके। ना ओके, फाइन, ओके ओके। चलो, हम लोगों को पढ़ना है आज, डाइलेक्ट्रिक पढ़ना है। ओके, सो डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, सो हम लोगों को कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटेंस, उससे रिलेटेड सारी चीजें जान गए हैं। लेकिन अब बात आती है जो रियलिटी है। अभी तो आइडियल टाइप की चीजें पढ़े, लेकिन रियली में हम लोग चीजों को इंसुलेट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हैं, चाहे स्फेरिकल कैपेसिटर हो, सिलिंड्रिकल हो, जनरली पैरेलल भी आपको देखने को मिलता है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो आप लोग देखे होंगे इस तरह की बातें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर चुके हैं। नहीं, हम लोग इस तरह की बातें इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर चुके हैं, और डाइपोल में भी बात हो चुकी है। अब यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, जो ये टॉपिक है इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम लोग पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चाहे कैपेसिटर का जो मीडियम था, वो हम लोग वैक्यूम मान के चलते रहे। जबकि सच्चाई है कि हर जगह या तो एयर होता है मीडियम के नाम पे, या तो एयर होता है, या तो इंसुलेशन के नाम पे कोई मटेरियल यूज करते हैं। नहीं, चाहे वो पेपर यूज करें, वुड यूज करें, सॉइल यूज करें। सॉइल तो नहीं करते हैं, लेकिन उसका भी अपना, हर मैटर का अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और उसकी रिलेटिव परमिटिविटी होती है। केरोसिन ऑयल, बेंजीन, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ग्लास, लैब, एम्बर, सिल्क क्लॉथ, कुछ भी, मतलब आप कुछ ना कुछ तो यूज करते ही हैं, प्लास्टिक, है ना। तो आप एब्सोल्यूट, मतलब जहां पे चीजें यूज कर रहे होंगे वहां पे आप ऐसे वैक्यूम क्रिएट कर नहीं सकते। तो अब प्रैक्टिकल के लिए हम लोग ये पढ़ेंगे, जो रियली में, जिसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाने होते हैं, डिवाइस यूज करना होता है, तो अब वहां पे बात आ रही है ना। ठीक है, तो पहले तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में समझाया, बताया
कि कोई भी मीडियम को हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं यदि वो कंडक्टिविटी शो नहीं कर रहा है। अब आप कहेंगे सर क्या अंतर है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, कंडक्टिंग मीडियम में, नॉन कंडक्टिंग मीडियम में, इंसुलेटिंग मीडियम, ये सब आप कह सकते हैं कि सब के डिफरेंसेस क्या हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि नॉन कंडक्टर इंसुलेटर जनरली हम लोग सेम ट्रीट करते हैं, और दूसरी बात आती है कंडक्टर और नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर में क्या अंतर है। तो अंतर ये है कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, जो इंसुलेटर होते हैं, वो एनर्जी और करंट ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर नहीं करते, पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो पोलराइज हो जाते हैं, और ऑब्वियस ही बात है। और वह पोलराइजेशन उस मैटर के जो लैटिस है उस पर डिपेंड करता है कि कितना पोलराइजेशन होगा। अब आप कहेंगे पोलराइजेशन क्या है, तो फिर मैं यही कहूँगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग डाइपोल पढ़ चुके हैं। वो जो डाइपोल क्रिएट होते हैं एटॉमिक लेवल पे किसी मैटर में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, तो जो दो पोल बनते हैं, एक न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम का कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स, जो एलिमेंट्स होते हैं उसे क्या होते हैं, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का भी सेंटर बीच में होता है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड वॉल्यूम का भी सेंटर बीच में होता है। लेकिन जैसे ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं हम लोग, तो न्यूक्लियस पे फील्ड की तरफ फोर्स लगता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्योंकि निगेटिवली चार्ज है तो उल्टा लगता है, ये तो जानते ही हैं। तो ये शिफ्टिंग सेंटर शिफ्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर आगे हो जाता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेंटर पीछे हो जाता है। सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होता है, सेंटर का सेपरेशन हो जाता है, इससे ये डाइपोल क्रिएट होता है, एटम पोलराइज हो जाता है, इसे ही पोलराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो हाँ, अब ये है कि बस नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटर में ये तो होता है, पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिससे कंडक्टिविटी और एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता। तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक में हम उसी इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर को यूज करेंगे जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल तो नहीं होंगे, चार्ज ट्रांसफर, फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं होते हैं, एनर्जी ट्रांसफर तो नहीं होगी, हीट ट्रांसफर तो नहीं होगा हीट के फॉर्म में भी, पर पोलराइजेशन होगा, डाइपोल क्रिएशन होगा और इनफाइनाइटली लार्ज नंबर में होगा और उसका अपना प्रभाव आएगा। अब देखते हैं कि प्रभाव कैसा आता है। तो चलो सोचते हैं कि कैसा प्रभाव आना चाहिए। माना कि एक मीडियम है ना, एक ग्लास स्लैब है, चाहे क्लॉथ है, चाहे पेपर है, पेपर जो यूज करते हैं वही मान लीजिए पेपर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दिए, ऐसे अप्लाई कर दिए उसके क्रॉस। अब कैपेसिटर में तो यही होता होगा, कैपेसिटर में कोई मैटर, ग्लास स्लैब डाल दीजिए, केरोसिन ऑयल डाल दीजिए, पेट्रोल डीजल कुछ भी आप डाल दीजिए, एक मीडियम हुआ ना, वो एयर ही मान लो। तो जो डाइपोल बनेंगे वो कैसे बनेंगे, प्लस फील्ड की तरफ होगा और माइनस जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेंटर पीछे होगा, और डाइपोल के ऐसे डायरेक्शन होंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि आखिर ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक मीडियम इन कैपेसिटर, आपके ऊपर है कैपेसिटर। यदि ऐसे कर देंगे तब तो मैं फोटो भी बना दूंगा भाई इसका, ऐसे कर दूंगा कि भाई ये देखो, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, ठीक है, इस पे चार्ज हुआ प्लस क्यू और इस पे चार्ज हुआ माइनस क्यू। ठीक है, ओके। अब होता ये है कि फील्ड तो इसका इधर से इधर होगा ना, ऑब्वियस ही बात है। इस फील्ड के कारण यदि बीच में यहां पे ग्लास स्लैब है,
ग्लास स्लैब है, पेपर है, वुड है, कुछ भी, कोई भी मीडियम, वाटर है, तो उसके जो छोटे छोटे जो न्यूक्लियस होंगे एटम्स के, जो मैटर किसी भाई एटम से ही बना होता है, तो न्यूक्लियस पे फोर्स उधर ही लगेगा, फील्ड की तरफ पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे इधर लगेगा। सेपरेट तो नहीं होंगे, पर वो कैसे होंगे वो देखते हैं। ये देखो, ये देखो, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। आप लोगों को समझ में आ गया होगा? बोलो, फील्ड की तरफ प्लस, इसका मतलब हर एटम का डाइपोल मोमेंट इधर होगा, हर एटम का डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ होगा। अब एक नया चीज आ गया, एक तो ओरिजिनल फील्ड प्लेट का अपना था, जिसको हम मान लेते हैं कि ई नॉट था, मान लेते हैं कि ई नॉट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन प्लेट्स, ये मान लेते हैं ना। अब होगा ये कि ये जो डाइपोल क्रिएट हुआ है बहुत सारा इनफाइनाइटली लार्ज नंबर में। अब सोचो, मैं कह रहा हूं कि 1 ग्राम NaCl, 1 ग्राम आयरन में कितने एटम्स होते हैं? 10⁻23 अवोगाड्रो नंबर वाला नंबर आएगा, है ना? 10⁻23 नंबर सोचते रहो, क्या इसे इनफाइनाइट ना कहा जाए तो किसको कहा जाए? सो काफी ज्यादा संख्या में होते हैं और इतने डेंस होते हैं कि जरा देखो ना, ये जो स्पेस देखो, ये देखो, ये मान लो कि ये मान लो डाइपोल है, तो ये जो स्पेस ज़्यादा है, एक्सियल को छोड़ दिया जाए तो ये जो स्पेस ज़्यादा है इक्वेटोरियल टाइप का, ये जो स्पेस ज़्यादा है इक्वेटोरियल टाइप का, वहाँ पे सेंस है उल्टा। देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, ये देखो ऐसे। फील्ड ऐसे होता है कि नहीं बताओ? फील्ड ऐसे होता है कि नहीं बताओ? तो हर जगह देखो, इसका फील्ड इधर, ऊपर का फील्ड इधर, हर जगह। तो जो ऑन एन एवरेज, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कह पाएंगे कि सर इसका फील्ड यहाँ तो इसका कितना लें, तो इसका यहाँ कितना लें। ऑन एन एवरेज पूरे स्पेस में एक उल्टा फील्ड क्रिएट है। याद दिला दूं क्या? देखो ऐसे अलग से याद दिला देता हूं, फिर मिटा दूंगा। ये देखो, ये माइनस, ये प्लस। बताओ, फील्ड याद है तो याद दिला दो आपको। देखिए ऐसे, ऐसे होता है फील्ड। बोलो, आप ये देखो, यहां पर फील्ड एक बड़े से स्पेस में अपोजिट फील्ड है। देखो जो डाइपोल का होता है, हाँ आप ये कह सकते हैं सर यहाँ पे इधर होता है, सर यहाँ पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्सियल लाइन पे तो उधर ही होता है, और वो इतना स्पेस कम होता है उसको हम लोग नेग्लिजिबली, क्योंकि ऑन एन एवरेज लेना है, ओके। लेकिन बाकी जो स्पेस है उसके कंपोनेंट सब इधर ही आने वाले हैं। अब बताओ, यहाँ डाइपोल है, यहाँ डाइपोल है, यहाँ डाइपोल है, हर जगह डाइपोल है। कुल मिला के एक एवरेज अमाउंट इधर देंगे, एक एवरेज, क्योंकि स्पेस में हर जगह डाइपोल ही डाइपोल है। तो आइडिया लगा कि थोड़ा सा फील्ड इधर की तरफ चीजें आ रही हैं, ज्यादातर स्पेस में ऐसे इधर की तरफ बातें हो रही हैं। अब समझो, एक्सियल लाइन को नेग्लिजिबली स्मॉल मानते हुए, एक्सियल लाइन एक लाइन है, बाकी पूरे स्पेस में आप देख रहे हो उल्टा ही है, तब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर पड़ गया। तब कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना नहीं था, कम हो गया है। क्यों कम हुआ है? क्योंकि ये जो पोलराइजेशन ऑफ एटम है वो कम कर दिया है, डाइपोल फॉर्मेशन है वो कम कर दिया है। ओके। अब हम लोगों को देखना है कि नेट फील्ड क्या है।
तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ये, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ये कि जो ई नेट है, ये देखो ध्यान से सुन लो, ई नेट याद है ना आप लोगों को, फिर से याद दिला दूं, कहीं पे फील्ड किसी पॉइंट पर बात होती है ना, किसी जगह पर बात होती है फील्ड की, नाम न लिया जाए तो नेट होती है, पर फील्ड हमें जो सेंस बनता है वो ये होता है कि जितने भी चार्ज होते हैं सबका अपना अपना सुपरपोजिशन के हिसाब से हम लोग कहते हैं कि सबका अपना अपना फील्ड है और उसी का वेक्टर सम नेट फील्ड है ना, ऐसे ही होता है ना। तो नेट फील्ड अंदर में, नेट फील्ड एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि ये प्रोपोर्शनल टू ई नॉट होता है। क्या होता है? ई नेट अंदर में, जो पहले ई नॉट था, मैं कहूँगा प्लेट का कितना है तो कहोगे ई नॉट है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देने से वो मीडियम की जगह मान लीजिए वाटर डाल दिया जाए, केरोसिन ऑयल, बेंजीन, पेपर, वुड, सिल्क क्लॉथ, एनीथिंग, तुम ही जाके खड़े हो जाओ इसमें बीच में, तुम्हारा भी अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो वो जो नया फील्ड है वो कम है, ई नॉट है ने, जो प्लेट वाला ई नॉट है उससे कम है, पर प्रोपोर्शनल है, मतलब प्लेट वाला ज्यादा है तो ई नेट भी ज्यादा होगा, है कम पर प्रोपोर्शनल है, वो ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा, वो कम होगा तो ये कम होगा, पर बराबर नहीं होगा, कम होगा। ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया है और तब कहा गया कि ई नेट इज नथिंग बट व्हाट, ई नॉट बाई के। अब तुम ये कहोगे व्हाट इज के, सो के इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, इंसर्टेड मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ इंसर्टेड मीडियम। ओके, अच्छा, अब तुम ये कहोगे, तुम्हारा क्वेश्चन एक और हो सकता है, सर आप गड़बड़ किए हैं, आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऊपर क्यों नहीं ऐड किए हैं? ऐसा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नहीं देखते हैं हम लोग, है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो ऊपर ऐड किया जाता है, लो ऊपर ही कर देता हूं, लो तुम्हारे अनुसार ही कर देता हूं, ई नेट बराबर सी इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू ई नॉट। अब ठीक है, बोलो, वेयर सी इज व्हाट, 1/k। अब तो मान जाओ, सो हमें कभी भी कांस्टेंट कोई जरूरी नहीं है कि आप ऊपर ऐड करें कि नीचे, कहीं भी आप नीचे भी ऐड करते हैं, भाई नीचे ऐड करोगे चाहे ऊपर ऐड करोगे, कांस्टेंट तो कांस्टेंट होना है। तो इसलिए नीचे हुआ है क्योंकि हम लोग ताकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो रियली में जिस पे डिपेंड करता है वो डिफाइन कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पहले से जानते भी हैं कि क्या है। सो दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नथिंग बट व्हाट इज दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या होता है? ये है रिलेटिव परमिटिविटी है। दिस इज नथिंग बट व्हाट, रिलेटिव परमिटिविटी। सही है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, रिलेटिव परमिटिविटी। अब तुम कहोगे सर व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, ये वाला समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, है ना, ये आप ये नहीं कर सकते, एक ही बात है। अब आप कहोगे व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, तो फिर मैं बताऊंगा, जो पढ़ा चुका हूं वही बता रहा हूं। के इज रिलेटिव परमिटिविटी इज नथिंग बट, इसको कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, is relative permittivity, this epsilon medium divided by absolute permittivity, मीडियम की परमिटिविटी बाय एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे के बोलते हैं। यही कारण है, यही कारण है कि हम लोग जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े हैं, फिर से मैं याद दिलाता हूं, बताया हूं फिर भी याद दिला रहा हूं,
जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कैपेसिटर में अभी तक पढ़े हैं सब जगह देखे होंगे, सब जगह एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट था, ये मानते हुए कि वैक्यूम है और एब्सोल्यूट फ्री स्पेस है वो, ये मानते हुए। पर सच ये है कि उन सारी चीज़ों को यदि किसी मीडियम में रखें, एयर में रखें, हाइड्रोजन गैस में, या वाटर में रखें, या फिर क्लॉथ, रुई, भूसा, कुछ भी है कहीं पे रखें, तो जहाँ एप्सिलॉन नॉट था वहाँ एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, उस मीडियम का होगा एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन मीडियम होगा सब जगह। ऑब्वियस ही बात है, उस मीडियम का परमिटिविटी होगा, फार्मूला वही होगा, और एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन मीडियम होगा। तो एप्सिलॉन मीडियम का एप्सिलॉन नॉट एब्सोल्यूट के साथ में जो रेशियो होता है वो के या रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइंड है। और यदि ये डिफाइन है तो इसका मतलब साफ है, यदि तुम चाहते हो कि एप्सिलॉन मीडियम को के के टर्म में लिखें या रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म में लिखें, तो कहीं भी तुम यहाँ तो ये लिखना, यदि कोई और मीडियम है तो जो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हो उसकी जगह तुम्हें ये लिखना होगा जो किसके बराबर है, या तो ये कह लो या तो ये कह लो, दोनों एक ही बात है, एक के ही होता है ये। तो जहां जहां तुम पढ़े हो वहां वहां के एप्सिलॉन नॉट रख देना मीडियम की जगह, और नहीं तो ऐसे तो कुछ नहीं मेंशन होता, तो एब्सोल्यूट तो हम लोग ऐसे भी मानते हैं। ओके, तो ये चीज़ें, कई चीज़ें नई नई बातें हैं जो हम लोगों को सीखना है। हालांकि ये चीज़ें पहली बार नहीं आ रही हैं, मैं शुरुआत में ही आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया हूँ, परमिटिविटी को डिफाइन भी किया हूँ, आपको मैं बताया भी था कि किताबों में परमिटिविटी के बारे में नहीं लिखा है ना, तो आप लोगों को समझाया भी था। तो आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं। तो के, क्योंकि हमें इस डिफाइंड टर्म के रूप में दिस इज समथिंग कांस्टेंट, सो इसके टर्म में लिखना था तो नीचे के रहता है तभी ना, ऐसे, तो इसलिए ऐसा है। अब ई नेट ये है, इसका मतलब साफ है, यदि ओरिजिनल सोर्स, फोकस करो मेरी बात पे, यदि मेरे रूम में जहाँ पे मैं क्लास ले रहा हूँ वहाँ पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है, इधर वॉल पे चार्ज है, उधर वॉल पे चार्ज है ना, मिला के कुछ फील्ड है, ठीक है। अब मैं इसमें कोई वाटर पूरा भर दूं, या ग्लास स्लैब भर दूं, या पेपर भर दूं, या वुड भर दूं, बेंजीन भर दूं, पेट्रोल कुछ भी भर दूं, तो उसका अपना पोलराइजेशन होगा। सब एक तरह से पोलराइज होते भी नहीं है, सब मैटर अलग अलग, लैटिस अलग अलग, तरीके अलग अलग, बॉन्डिंग अलग अलग, इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग ना, सब चीज़ें अलग अलग टाइप की होती हैं, तो उसी के अनुसार ये सब चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ग्लास स्लैब के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा मैं बता रहा हूँ आपको, बाई के करना होगा। और वाटर का के 81 होता है, इसका मतलब साफ है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड 81 न्यूटन पर कूलम हुआ, यदि एक इलेक्ट्रिक फील्ड वॉल के चार्ज के कारण 81 है, यदि मैं वाटर भर दूं तो वाटर के अंदर फील्ड की वैल्यू होगी 1 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि बाई 81 हो जाएगा। इज इट क्लियर? यदि क्लियर है, हालांकि पहली बार बात हो भी नहीं रही है, आप लोगों को मैं पढ़ाया हूं, तो एक तो ये पॉइंट है जो हम लोगों को समझना था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये वाला आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, ये वाला जो सामने है। अब बात करें यदि हम लोग उन सारी चीजों की जो एक टेबल बनाए ना, एक टेबल बनाए कि वाटर की परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो इसका क्या है, तो ऐसे लिखते हैं, मीडियम लिख देता हूं और के लिख देता हूं, क्यों मीडियम के ना। यदि मैं कहूं कि एयर का कितना होता है, एयर का बताओ, यदि मैं आपसे कहूं
कि एयर का कितना होता है, तो एयर का होता है 1.00058 ऐसे। यदि मैं कहूं कि आप बताइए वाटर का कितना होता है, तो आप कहेंगे 81। ये लगभग देखो ना, एयर का लगभग एब्सोल्यूट परमिटिविटी के बराबर होता है। ये एयर का इतना कम होता है कि इसको 1 कह सकते हैं। फिर भी मैं, क्योंकि एब्सोल्यूट परमिटिविटी का K 1 होता है ना, वैक्यूम का 1 होता है K। मैं तो कहता हूं कि ऊपर लिख भी लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। यहीं पे वैक्यूम लिख लो, वैक्यूम का K लिख लो 1, ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, है ना। वाटर का 81 होता है। ग्लास स्लैब का कितना होता है? 5.6 होता है ना। वुड का कितना होता है? वुड, ड्राई वुड का 2 होता है। सॉइल का कितना होता है? जमीन जो मिट्टी होती है उसका 2.5 होता है, नहीं 2.5, 2.6, ठीक है। बेंजीन का कितना होता है? बेंजीन या और क्या लिख सकते हैं? और क्या चाहिए आपको, क्या क्या जानना चाहते हो? आपको अच्छा ये टेबल है क्या? मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊं, ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने से जितना याद कर सकते हैं, जितना समझने के नाम पे सब ठीक है, ज़्यादा बढ़िया है। पेपर का कितना होता है? पेपर का 2, पेपर जो आप लोगों की कॉपी किताब होती है वही पेपर, है ना। ठीक है, एनफ। मेटल का कितना होता है? मेटल के इनफाइनाइट। केरोसिन का देख लेना यार, है ना। ये तो सारे मटेरियल का होता है, आप कितना क्या लिखे हैं, जितना पॉपुलर है ना। तो साल्ट का कितना होता है जो आप लोग खाते हैं? साल्ट का मोस्ट प्रोबेबली 10 देख लीजिएगा आप लोग। हमें लगता है कि आप लोग इसको यूज़ कर लीजिएगा, कहीं पे कोई बुक रिफर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप इन सब चीज़ों को याद रखें, तो एक्सपेरिमेंट वाली चीज़ें हैं। तो एनीवे, तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वैक्यूम का K1 होता है। और जो सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाला पॉइंट है दुनिया में, ये नोटिस करने वाला पॉइंट है, कम से कम क्रॉस चेक के नाम पे, K इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। K जो रेशियो है 1 होता है या तो 1 से ज्यादा होता है। 1 केवल वैक्यूम का या फ्री स्पेस का 1 होता है। एयर का भी 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है। बाकी वाटर का दिख ही रहा होगा। और क्यों होता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मीडियम का परमिटिविटी, किसी भी मीडियम का एप्सिलॉन नॉट से ज्यादा ही होता है। सबसे कम परमिटिविटी वैक्यूम का एब्सोल्यूट फ्री स्पेस होता है ना। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा। अच्छा, यदि ये भी आपको समझ में आ रहा होगा तो चलिए तब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या याद करना, एयर का थोड़ा ज्यादा, ऐसे ग्लास का इस तरह का बहुत ज्यादा याद करने। हाँ, मेटल का जरूरी है, इनफाइनाइट भी थोड़ा याद रख सकते हैं। तो एयर का लगभग 1, वैक्यूम का 1, K हमेशा 1 या 1 से ज्यादा, मेटल का इनफाइनाइट। चलिए अब क्वेश्चन ये उठता है, ध्यान से मेरी बात सुनना ना। क्वेश्चन ये उठता है कि यदि मैं इसकी जगह, ध्यान से बात सुनना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि मैं ये कहूं कि एक इक्विवेलेंट है, वैसे तो इंसुलेशन है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल होता है ये ना, ये कंडक्टिविटी अलाउ नहीं करता, ये एनर्जी ट्रांसफर अलाउ नहीं करता, लेकिन पोलराइजेशन होता है। अब मैं ये कहूं कि यदि मैं ग्लास स्लैब को एक तरीके से उसके सरफेस पर इफेक्टिव इक्विवेलेंट सिग्मा, इक्विवेलेंट क्यू, इक्विवेलेंट जो इंड्यूस चार्ज है, इक्विवेलेंट जो हम लोग फील्ड माने जो ऑन एन एवरेज, वो क्या होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए देखते हैं।
ये रहा, इसको मिटा देता हूं, इसकी जगह मैं इक्विवेलेंट बनाता हूं ताकि आप ज्यादा समझें। ओके, चलिए तैयार रहिए समझने के लिए। ये रहा प्लेट, ये देखिए, ये रहा प्लेट, ये रहा प्लेट। हाँ, दूसरा प्लेट रहा, तो ये रहा डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ध्यान से, ये रहा डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में डाले हैं। ओके, अब इमेजिन करिए कि यहां पर प्लस है, तो यहां पे प्लस प्लस हुआ होगा ना, यहां पे माइनस माइनस, ये प्लेट वाला है, ध्यान से सुन लो, प्लेट वाला है ये, ठीक है। लेकिन इंडक्शन के कारण यदि इक्विवेलेंट मानो, जिसमें हम लोग इसको प्लस क्यू मानते हैं, इसको माइनस क्यू मानते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको क्यों ना, ये जिसको हम लोग के कह रहे हैं, इसको के, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इंडक्शन के कारण इक्विवेलेंट, हालांकि एटॉमिक लेवल पे पोलराइजेशन होता है, एटॉमिक लेवल पे डाइपोल क्रिएशन फॉर्मेशन होता है, लेकिन हम लोग इसको इक्विवेलेंट से, एरिया से इसको रिप्लेस करते हैं। तो इसका मतलब साफ है, देखो तो जरा, ये देखो, इंडक्शन से प्लस के किनारे माइनस अज्यूम किया जाए और इसकी जगह प्लस अज्यूम किया जाए। बोलो मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? मैं ये कर रहा हूं कि यदि हमको इसको स्लाइड कंडक्टर माने, जो कि है नहीं, मैं पोलराइजेशन का प्रभाव के तौर पे ले रहा हूं, तो इसको क्यों ना यहां पर क्यू के माइनस कहा जाए और यहां पे प्लस क्यू के कहा जाए। बोलो ध्यान से, प्लेट का प्लस क्यू तो इंड्यूस क्यू के, प्लेट का माइनस क्यू तो इंड्यूस प्लस। रियली में इस तरह का सरफेस पर तो नहीं आता, बस इक्विवेलेंट माने हैं ताकि हम लोग ऑन एंड एवरेज वाली बात, जो फील्ड कम होके हो जा रही है, वो समझ पाए। तो चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं, सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो यहां पे फील्ड डेंस है, खूब फील्ड है, यहां पे ज्यादा फील्ड है, यहां पे ज्यादा फील्ड है, दिख रहा होगा, यहां भी ज्यादा फील्ड है, ये जो गैप में है, क्योंकि यहां पे स्लैब नहीं है ना, यहां पे स्लैब नहीं है, पर यहां पे कम फील्ड हो गया है, यहां पे कम फील्ड हो गया है, यहां पे कम फील्ड हो गया। देखो यहां पे, जहां पे स्लैब नहीं है, जहां पे मीडियम नहीं है, इस तरह का स्लैब, ज्यादा फील्ड है, जहां पे नहीं है ज्यादा फील्ड है, ज्यादा डेंसिटी ज्यादा फील्ड, कम डेंसिटी कम फील्ड, कम डेंसिटी कम फील्ड, ज्यादा डेंसिटी ज्यादा फील्ड, ठीक है। ओके, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इसको हम लोग यहां पर जो माने, यहां पे क्यू माइनस सिग्मा के माने, जबकि यहां पे प्लस सिग्मा माना हुआ है, यहां पे माइनस सिग्मा माना हुआ है, तो यहां पे हमें प्लस सिग्मा के माने। तो ये जो सिग्मा माना जा रहा है, क्यू के माना जा रहा है, ई के माना जा रहा है, तो ये सब क्या है, वैल्यूज क्या हैं, कैसे आएगा? तो सभी लोग ध्यान से सुने कि मैं क्या कर रहा हूं। ओके, चलिए देखते हैं, ये वाला याद रहेगा। बताओ, यदि मैं कहूं कि यहां पे फील्ड कितना है, या अच्छा यहां पे कितना है, जल्दी से बताओ, यहां पर कितना है, यहां पर फील्ड कितना है? यहां पर आंसर है ई नॉट है। यहां पर फील्ड कितना है? यहां पर गैप में, यहां पर आंसर है ई नॉट है। पर यहां पे फील्ड कितना है? यहां पर ग्लास स्लैब के अंदर कितना है? आंसर है ई नॉट बाई के है, नेट। आगे बढ़ता हूं और मैं ये सोचता हूं कि ये रहा वैल्यू पाने का तरीका, सभी लोग समझें। ई के को मैं डिफाइन करने जा रहा हूं। ई के इज नथिंग बट, ई के इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ मीडियम
मॉलिक्यूल्स ऑफ मीडियम, ऑब्वियसली ना, ठीक है, ओके। ई नेट तो आपको पता ही है क्या। ये देखो तो जरा मैं ग्राफ खींचता हूं, उसको समझने की कोशिश करो सभी लोग। देखो जरा बताओ तो, ग्राफ में ठीक खींच रहा हूं, देखो तो यदि मैं ध्यान से, यदि मैं इसको कहूं कि ये जो दिख रहा है ये ई नॉट है, यदि मैं इतने लेंथ को ई नॉट कहूं, फोकस, यदि मैं इतने लेंथ को, इस करस्पॉन्डिंग जो दिख रहा है डिस्टेंस, इतने लेंथ को ई नॉट कहूं, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये उल्टा जो क्रिएट हुआ है, ये उल्टा क्रिएट हुआ है, ये इसे ई के कहा जाए? बोलो। और ये हर जगह दोनों होगा, हर जगह यहाँ पे ई नॉट है, उल्टा फील्ड है, तो जरूर ये बचा हुआ फील्ड बताओ, ये जो बचा हुआ फील्ड है ये ई नेट है कि नहीं? बोलो ध्यान से। फिर से मैं कह रहा हूं कि ग्लास स्लैब के अंदर, मैं एक रहा हूं ग्लास स्लैब के अंदर प्लेट वाला, कैपेसिटर के प्लेट वाला फील्ड कितना है? ई नॉट है। पोलराइजेशन के कारण उल्टा कितना है? ई के है। तो नेट कितना होगा? क्या ये ठीक नहीं लिखा हूं कि बचा हुआ जो माइनस होने के बाद बचा है वो ई नेट है? मतलब ई नेट बराबर ई नॉट माइनस ई के। ई के कह लीजिए, कुछ लोग ई के कहते हैं, कुछ लोग ई पी कहते हैं, कुछ लोग ई डी कहते हैं। डी मतलब डाइपोल फॉर्मेशन, पी मतलब पोलराइजेशन, के मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स के कारण, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना। तो सब एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ता कौन सा सिंबल यूज किया जा रहा है। बताओ ये हम लोग एक्सपेरिमेंट से जानते हैं कि नहीं? ये तो सिंपल सी बात है कि जो फील्ड का, ये तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। बोलो, ई नॉट माइनस ई के तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि सबके कारण फील्ड होना चाहिए। तो जो प्लेट वाला फील्ड है वो ई नॉट है, पोलराइजेशन वाला ई के है, तो नेट फील्ड बताओ। तो क्या ठीक लिखा हूं? अच्छा, आगे ये एक्सपेरिमेंट से आया हुआ है कि ये कितना होता है बताओ। तो हम लोग जानते हैं कि ये कितना होता है, बता दो ये कितना होता है, जल्दी से जल्दी बताओ ये कितना होता है। तो ये होता है ई नॉट बाई के होता है। ये तो पढ़ाया हूं अभी जस्ट। बोलो, ई नॉट बाई के इज नेट फील्ड। ई नॉट इज अ फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन प्लेट्स। ई के इज फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। लेकिन हमारा मकसद है पोलराइजेशन वाला फील्ड कितना है। सो इसको इधर करो, उसको उधर करो। ई के बराबर ई नॉट 1 माइनस 1 बाई के। जल्दी से करके देख लो सभी लोग। फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ मीडियम, फील्ड ड्यू टू डाइपोल फॉर्मेशन, फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ई नॉट 1 माइनस 1 बाई के, ई नॉट 1 माइनस 1 बाई के, याद रखना, ठीक है, ओके। अब मैं इक्विवेलेंट सिग्मा चाहता हूं और इक्विवेलेंट चार्ज जो यहाँ पे इंड्यूस चार्ज है, इक्विवेलेंट। हालांकि क्या इस तरह का चार्ज होता है क्या? प्लेट वाला नहीं, स्लैब वाला इस तरह का होता है क्या? तो मैं कहूँगा नहीं, वो तो एटॉमिक लेवल पे पोलराइजेशन होता है। लेकिन इक्विवेलेंट हम लोग मान लेते हैं इस सरफेस पे है, मान लेते हैं इस सरफेस पे है। क्या स्लैब जो डाले हैं, इंसर्ट किए हैं, क्या इस तरह के चार्ज होते हैं क्या? क्यू के इंड्यूस नहीं। लेकिन हम लोग इफेक्टिव ऐसे ही सेंस बनाने के लिए कि जैसे प्लेट पर चार्ज होते हैं वैसे स्लैब के सरफेस पे चार्ज कितना होना चाहिए, सिग्मा कितना होना चाहिए, ताकि अंदर वाली चीज़ें वैसी ही हो जैसे वैल्यू आ रही हैं। यदि ऐसा है तो क्यों ना हम लोग इसको सिग्मा के बाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे।
बोलो, ये स्लैब वाला लिखा हूं, ये स्लैब वाला आया है ना, और ये प्लेट वाला है, तो बताओ ये देखो 1 - 1/k। तो यहां से क्या पता चला, यहां से ये पता चला इसका मतलब सिग्मा के बराबर सिग्मा नॉट 1 - 1/k हुआ। बोलो, मैं कह रहा हूं जब सिग्मा सरफेस पर सिग्मा चार्ज डेंसिटी होता है तो यही बात होती है कि नहीं? बोलो, ठीक है, तब यही बात होती है। तो स्लैब के सरफेस पर, स्लैब मीडियम जो कंसीडर किए हैं उसके सरफेस पर हाइपोथेटिकली अज्यूम करने वाली बात, ताकि अंदर में फील्ड वैसे ही उल्टा दे के नेट वही बात हो जो होनी चाहिए, तो ये सिग्मा अज्यूम किया जा सकता है, सिग्मा के। एक ये बात हुई। अच्छा, अब मैं क्यू वाली बात करूंगा, क्यू के वाली। मैं चाहता हूं कि प्लस वाले के करीब में इंडक्शन क्यू के टाइप, माइनस वाले प्लेट के करीब में प्लस इंडक्शन, ऐसे इंडक्शन यही होता भी है, तो मैं चाहता हूं कि उसको निकाला जाए। तो मैं यहां निकालूं, बोलो यहां पे, चलो यहां निकालता हूं। आप लोग ये लिख लिए होंगे, हमें लग रहा है ना। और वैल्यू आ गया, देखो यहां से इसको देखो क्या लिखूं, क्यू के बाई एरिया, स्लैब एरिया, प्लेट एरिया, एग्जैक्ट फिट होने वाला। यदि ये प्लेट है, ये प्लेट है, तो वैसा ही स्लैब है वही एरिया का, क्यू के बाई एरिया। ये प्लेट वाला सुनो, क्यू ये 1 - 1/k, अगेन यहाँ ये वाला, सो अगेन आ गया व्हाट इज क्यू के, दैट इज क्यू ऑन प्लेट्स 1 - 1/k। तो आप लोग देख रहे हो कि किस तरीके से सेम पैटर्न में चीजें हैं। फील्ड पोलराइजेशन के कारण फील्ड भी उसी तरह का है, सिग्मा के भी वैसा ही है, और चार्ज वाला भी वैसा ही है। ये समझना है हम लोगों को, हम लोगों को ये समझना है। तो कई बातें निकल के इसमें आई है ना, कई बात ये निकल के आई कि जो ये दिख रहा है, जो ये दिख रहा है, ये ऑन एन एवरेज वाली बात है। यदि हम लोग ऑन एन एवरेज पूरे मीडियम में उल्टा माने तो कितना होता है, तो इतना होता है। पर ध्यान देना, ये नेट फील्ड नहीं है, ये फील्ड अपोजिट में क्रिएट हुआ है। जो ओरिजिनल फील्ड है प्लेट का, कैपेसिटर के प्लेट का, उल्टा फील्ड क्रिएट हुआ है पोलराइजेशन के कारण। नेट फील्ड बहुत जरूरी है, न ई नॉट नेट फील्ड है, न ये नेट फील्ड है। नेट फील्ड तो ई नॉट बाई के है, ई नेट तो ई नॉट बाई के है ना। ये समझना एक बड़ा पॉइंट है। एनीवे, और ये वाला भी आप लोग ग्राफ बना लीजिएगा। सेंस है, बहुत फाइन एक सेंस है कि भाई यदि हम लोग इतने लेंथ को ई नॉट माने तो पोलराइजेशन के कारण थोड़ा उल्टा फील्ड हुआ होगा, तो नेट फील्ड इतना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। ऐसे अब क्वेश्चन ये उठता है कि कैपेसिटेंस क्या हो रहा है। कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, पेपर को, वुड को, मिट्टी को, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल, कुछ भी जब भरते हैं उसमें, किसी कैपेसिटर में इंसुलेट करते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल भरते हैं, इंसुलेटर भरते हैं, है ना। तो आखिर उसका कैपेसिटेंस हम लोग क्या कर रहे होते हैं? बढ़ाते हैं कैपेसिटेंस कि घटाते हैं कैपेसिटेंस, कि कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं होता। अब हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए आप लोग ये नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये सब है क्या, है ना। 1 - 1/k वाली बातें चल रही हैं। अब हम लोगों को देखना है कि आखिर कैपेसिटेंस में क्या प्रभाव पड़ता है। जब मीडियम इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस में
क्या प्रभाव पड़ता है ये हमें देखना है। चलिए ये पहले बताओ कि यदि डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाले होते तो सी नॉट कितना होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता, यही पढ़े हैं, बोलो। सिंपल सी बात है, यदि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें नहीं डाले होते, विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ये, दिस इज व्हाट, विदाउट डाइलेक्ट्रिक मीडियम ना, सही है, बोलो। आप लोगों को ये एक चीज याद है, मैं आप लोगों को याद करने के लिए एक चीज बताया था कि यदि हमको कहीं पे कोई चीज़ बताना हो, जब मीडियम डालते हैं कहीं पे, पोटेंशियल बताना हो, पोटेंशियल एनर्जी बताना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना हो, फोर्स बताना हो, कैपेसिटेंस बताना हो, या कुछ भी बताना हो, एनीथिंग रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ क्वांटिटीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैं कहा था कि जहां पे एप्सिलॉन नॉट होता है वहां पे के एप्सिलॉन नॉट लिख लेना, ऊपर है तो ऊपर के एप्सिलॉन नॉट, नीचे है तो नीचे के एप्सिलॉन नॉट, ऐसे बोला था, याद है। तो यहाँ पे भी बिना मैं ये बता सकता हूँ कि कितना कैपेसिटेंस हो जाएगा, यहीं पे के एप्सिलॉन नॉट लिखूंगा, बोलो, के टाइम्स हो जाएगा, नीचे रहता है तो बाई के हो जाता, सिंपल सी बात है। तो यदि ऐसा है, फिर भी मैं करने जा रहा हूं, तो फिर भी मैं फंडामेंटल से करने जा रहा हूं। चलिए, आप लोगों को याद है ना कि कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है चार्ज देना और Q बाई V निकालना। तो चलिए देखते हैं, नया इसको तो अलग से रखते हैं और अलग से निकालते हैं कि क्या हो रहा है ना। तो देखते हैं, ये बताओ, मैं कहूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके बीच में, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ED, बोलो, सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनो, कोई दिक्कत है? दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फील्ड कांस्टेंट है तो ED होगा। ट्रांसफार्मर में केरोसिन ऑयल क्यों डाला जाता है? ये इलेक्ट्रिकल सर्किट का उन सब का क्या उसका के है, क्या है, वो अलग बात है। ये तो हायर एजुकेशन में आएगा, सारी चीजें अभी मत पढ़ो ना, ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं करना है। ED, अच्छा हाँ, अब हमको ये बताओ कि क्या V बराबर ये लिखना सही है? देखो तो, ठीक लिखा हूं, देखो तो, E नॉट बाई KD जो प्लेट वाला था, बोलो, देखो ये लिखना सही है, ये वाला E नॉट जानते हो आप, Q बाई K A एप्सिलॉन नॉट D, बोलो, बताओ C क्या होता है? C होता है Q बाई V होता है, सही लिखा हूं, देखो। हम लोग तो इस पूरे फंडामेंटल इक्वेशन है इस चैप्टर का कि C बराबर Q बाई V होता है। तो बताओ, यहां से ऊपर से Q बाई V निकाल सकते हो क्या? तो तुम्हें मिलेगा K A एप्सिलॉन नॉट बाई D मिलेगा। देखो, जो सोच रहे थे वही आया, इसका मतलब K C नॉट होगा, देखो, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, A एप्सिलॉन नॉट बाई D C नॉट, so C is how much? K C नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग मीडियम डालते हैं किसी कैपेसिटर में, मीडियम को इंसर्ट करते हैं, ग्लास लैब, वाटर, कुछ भी, तो वो K टाइम्स हो जाता है, उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट हुआ। इसका मतलब हम लोग जब इंसुलेट करते हैं, मीडियम इंसर्ट करते हैं, किसी भी तरह का प्लास्टिक, एनी काइंड ऑफ स्लैब, एम्बर, सिल्क, क्लॉथ, एनी काइंड ऑफ मीडियम, तो हम लोग क्या करते हैं, पेपर, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग कैपेसिटेंस बढ़ा रहे होते हैं कैपेसिटर का।
प्रूव हो चुका है k टाइम्स, है ना। तो हमें लग रहा है कि आप लोग चीजें समझ रहे होंगे कि कहीं पे भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है। अच्छा हाँ, जहां पर मीडियम है वहीं पर फील्ड बाई के होगा, जहां पर नहीं है वहां पर फील्ड वैसे ही है, जहां पर नहीं है वहां पर फील्ड वैसे ही है। इसका मतलब स्लैब और प्लेट के बीच में जो फील्ड है वो बदलता नहीं है। करंट फ्लो का मतलब होता है ऋतिक मिश्रा, करंट फ्लो का मतलब होता है नेट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन क्रॉसेस, खासकर सॉलिड में। नहीं, सॉलिड में नेट अमाउंट ऑफ चार्ज क्रॉस करते हैं किसी सेक्शन से तो करंट बोलते हैं। अब आप ये कह रहे हो कि करंट फ्लो नहीं करता तो ये पोलराइजेशन या डाइपोल फॉर्मेशन कैसे होता है, तो समझाया तो तुमको याद नहीं आ रहा है लग रहा है। मैं यही बोल रहा था कि फील्ड जब फील्ड अप्लाई करेंगे इंसुलेटर नॉन कंडक्टर के अक्रॉस, तो जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसके एटम्स हैं, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है तो फील्ड की तरफ फोर्स लगेगा, और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं जो कि फ्री नहीं होते हैं, मेटल में फ्री होते हैं, कंडक्टर में फ्री होते हैं, लेकिन इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर में फ्री नहीं होते। ये नहीं कि ऐसे ऐसे भाग जाएंगे, वो केवल घूमते ही रहेंगे अपने ही एटम न्यूक्लियस के अबाउट, पर उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उस पर फोर्स तो लगेगा ही जो फील्ड अप्लाई किए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो ऐसे ऐसे कर रहा था ऐसे ऐसे करेगा, पीछे दूर चला जाएगा, और न्यूक्लियस सीधा चला जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट हो गया उसका सेंटर माइनस का इधर हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे हो जाएगा, तो डाइपोल नहीं फॉर्म हो गया। तो करंट तो फ्लो नहीं किया क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, नॉन कंडक्टर इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, तो करंट और एनर्जी और ये सब मोमेंटम चीजें ट्रांसफर तो नहीं हुई। लेकिन क्योंकि फील्ड अप्लाई किए हो तो न्यूक्लियस पे फील्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स पे उल्टा फोर्स लगा, तो डाइपोल तो बनने दो, क्यों भी नहीं बनने दोगे। पॉजिटिव डाइपोल नेगेटिव डाइपोल मत बोलो यार, डाइपोल बोलो। पॉजिटिव नेगेटिव तो उसके पोल्स होते हैं, वन साइड पॉजिटिव डाइपोल अदर साइड नेगेटिव डाइपोल, ये मत बोलो। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को, चलिए अब हमको लगता है कि अगले ही क्लास में हम लोग अब क्वेश्चन करें। आज हम लोग का इसमें चला गया फिर से समझने में डाइपोल की बातें, डाइपोल इससे रिलेट करना, किस तरह से फील्ड कम हुआ, क्या हुआ। तो आज हम लोग इतना ही, है ना। बाकी आप अपना और सब्जेक्ट पे ध्यान देते रहिए, पढ़ते रहिए। टाइम कम बचा है इसलिए मैं आपको क्वेश्चंस नहीं दे रहा हूँ। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे डिटेल में और जानेंगे। हालांकि इससे ज़्यादा डिटेल हो भी नहीं सकता भाई, अब इससे क्या ज़्यादा डिटेल पॉसिबल है, बताओ। एक एक चीज़ में आप लोगों को एक्सप्लेन किया। चलिए ओके, थैंक यू सो मच। अब अपना ख्याल रखिए और इन चीज़ों को, इन बातों को ध्यान में रखिएगा और फिर आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग इसको लेके चलेंगे फाइनली, C बराबर KC0, कैपेसिटेंस इज इंक्रीज्ड बाय K टाइम्स, इंक्रीज टू K टाइम्स ना। चलिए ओके, बाय, थैंक यू so much, take care, have a nice day.